Hello everyone, this is Waison Sangwal and welcome back to the another episode of the Tyson Talk Show. It gives me immense joy and honor. So guys, आज के जो गेस्ट है हमारे साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट है. He is also a chairman of Arunachal Life Saving Foundation. So he is Ramesh GK sir. So I welcome you to our talk show. Thank you. Sir, अब मैं चाहता हूँ आप खुद भी हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें. जी थैंक यू सो मच. पहले तो ताइसन टॉक शो को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके समक्ष में आ सकूँ और अपने मन की बात रख सकूँ. तो पहले तो मैं ताइसन टॉक शो के सारे टीम को और सारे क्रू मेंबर को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत कम लोग बुलाते हैं कि इस प्रकार का शो में या टॉक शो में, और हम जैसे लोगों को यूजुअली प्लेटफॉर्म मिलता भी नहीं है कि हम अपनी बातों को रख पाए. तो आपके माध्यम से और आपके टॉक शो के माध्यम से मुझे अपने मन की बात रखने का मुझे जो अपॉर्चुनिटी और जो मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और मैं तहे दिल से मैं ताइसन टॉक शो के सारे टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. जी सर, लाइक जैसे कि आप सोशल एक्टिविस्ट है, जो आपका काम है, आई हैव बीन सीइंग यू, आपका जो काम है मैंने देखा आपको. सो मैं ये चाहता हूँ कि इट्स यू आर सच एन इंस्पायरिंग पर्सन. लाइक काश मैं यही चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जितने भी लोग हैं आपके जैसे काम, लाइक दे हैव दैट उनके पास होता है बट दे कैन डू इट, बट करता नहीं है. बहुत ही कम लोग करते हैं. जो दूसरा जो सोशल वर्क करते हैं बहुत ही कम है, जैसे कि आपके जैसा काम करने वाले बहुत कम होता है. सो यू आर सच एन एग्जांपल, सच एन इंस्पायरिंग पर्सन. थैंक यू. सो ये इट्स सच एन ऑनर आपके साथ बात करके. सो जैसे कि आप बिफोर द लाइफ सेविंग फाउंडेशन आपका और एक नाम था. सो उस जैसे कि ये अरुणाचल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका बारे आप कुछ बता सकेंगे? हाँ, एक्चुअली मेरे मन में या मेरे थॉट्स कभी नहीं था कि मैं भी कुछ हट के कुछ काम करूँगा और लाइफ सेविंग वाली काम करूँगा. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर इंसान जब दुनिया में आते हैं तो सबकी अपनी अपनी एक ख्वाहिश रहता है, एक डिज़ायर रहता है कि मैं पढ़ूँगा लिखूँगा, मुझे जॉब करने हैं, पैसा कमाने हैं, शादी करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, फिर ऐसे ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है. तो कहीं ना कहीं मेरे भी थॉट्स ऐसे ही था, कैसे भी करके तो मुझे पढ़ना है, लिखना है, जॉब करना है, फिर देन अपने पेरेंट्स को देखना है, उनके बाद शादी करूँगा, बच्चे पैदा करूँगा, फिर रहूँगा, फिर चला जाऊँगा. ये थॉट्स था. लेकिन कभी कभी होता है ना, किस्मत क्या मंजूर करते हैं आपके लिए, भगवान आपके लिए क्या लिखता है ना, वो भी बहुत मैटर करते हैं. क्योंकि मेरे एक सपना था कि मैं जब स्कूलिंग के बाद में मेरा एक डिज़ायर था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं. तो मुझे इच्छा था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं डिफेंस में रहा और इस काम के लिए मैंने डिफेंस को सेक्रीफाइस किया. तो मुझे डिफेंस ज्वाइन कर रहा था, स्पेशली एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत कम लोग डिफेंस ज्वाइन करते हैं, स्पेशली एनडीए में. तो मैंने सोचा कि मैं तो जाऊँगा, लेकिन मुझे कभी भी वो प्रॉपर वे और कभी गाइडेंस नहीं मिला. तो फिर भी मैंने रखा कि नहीं, मुझे तो करना है कैसे भी करके. तो आज से कई साल पहले, आज से 14 साल पहले, हम सब जानते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी है, कारगिल हीरो है. वो हमारे लिए पूरी कंट्री के लिए एक लिविंग एग्जाम्पल है. और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सर, उसने तो वो पूरी दुनिया में वो एक हीरो के रूप में माना जाता है. तो दोनों का आशीर्वाद मुझे मिला और दोनों ने मुझे गाइड किया. और उन दोनों के गाइड की वजह से और मुझे और एक शख्स मुझे मिला, हरीश राठौर करके, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, वो वॉलंटियर रिटायर लिया. तो उसने एक ऐसा एकेडमी शुरू किया कि गरीब बच्चों को वो डिफेंस के लिए तैयार करे. तो उन लोग अरुणाचल आया, मुझसे मिला, जब मैंने वार्तालाप किया, डिस्कशंस किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू आ सकते हो नागपुर में और हम लोग आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करेंगे. तो उन लोगों का आशीर्वाद मिला एंड गॉड ग्रेसली मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, मैंने एसएसबी क्लियर किया. फिर मैंने पुणे करकवासला में मैंने ज्वाइन किया. और जब मैंने वहाँ देखा कि आर्मी में क्या होता है ना, बहुत सारा ऑफिसर्स लोग ब्लड डोनेशंस करता रहता है. तो हमारी भी इच्छा हुआ कि मैं भी ब्लड डोनेशंस करूँगा. तभी मैंने सीखा कि अरे यार, ब्लड डोनेशंस क्यों ज़रूरत है. लेकिन उसके लिए भी एक एज लिमिट होता है कि आप 18 ईयर्स से आप डोनेट करना शुरू कर सकते हैं. तो मेरा 15-16 साल की उम्र था. तो हम लोगों को अलाउ कभी नहीं किया कि तुम अभी स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तुम अभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हो. तो मैंने कहा कि ठीक है. एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने ही वाला था कि हम लोगों को कुछ छुट्टी मिला. ये भी भगवान का कोई खेल हो, यूजुअली डिफेंस में छुट्टी नहीं होता एकेडमी में. तो कुछ कारण से छुट्टी मिला, तो मैं अरुणाचल लौट के आया. तब मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं ब्लड दूंगा, और ब्लड बैंक में जाके जब मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं अपना एज में 18 ईयर्स करके करूँगा, क्योंकि 16 करेगा तो रिजेक्ट हो जाऊँगा, मुझे देना था. तो मैंने जब ब्लड बैंक गया तो ब्लड बैंक की हालात बहुत बुरा था. तो मुझे बहुत दुख लगा कि अरे ब्लड बैंक की हालात क्यों इतना बुरा है.
फिर भी मैंने ब्लड डोनेट किया, और जैसे ही मैंने ब्लड डोनेट करके बाहर आया तो मुझे एक बहुत बुजुर्ग महिला, एक माँ को रोता हुआ दिखा। तो मैंने पूछा कि आप इतना क्यों ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो उसने बताया कि उनकी 5 साल का बेटी का ऑपरेशन हो रहा है और डॉक्टर ने अभी कहा है कि उनको ब्लड की ज़रूरत है। तो वो बेचारा बस्ती से दूर दरार से आया हुआ, यूजुअली पढ़ा लिखा लोग भी ब्लड बोलने से घबरा जाते हैं, आज भी घबराते हैं बहुत लोग, ब्लड बोलने से एक्सक्यूजेस करते हैं, बहानाबाजी करते हैं। तो बेचारा वो बूढ़ी माँ के लिए, अनपढ़ गवार एक बुजुर्ग माता के लिए स्वाभाविक नेचर सी बात था। तो उसको समझ में नहीं आया, फिर भी कैसे भी करके उसको अपने बच्चे की ज़िंदगी तो बचाना था। तो उसने बहुत लोगों के आगे हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, किसी ने भी आगे नहीं आया। फिर मैंने भी ब्लड दे दिया किसी और को, और वैसे मेरा ब्लड ग्रुप उनके साथ मैच भी नहीं करता। फिर मैंने भी बहुत लोगों को अप्रोच की कि यार आके दे दो, बहुत लोग थे। मैंने मार्केट गया, मैंने फार्मासिस्ट में गया, मैंने दुकानदार को बोला, किसी ने भी आगे नहीं आया। उस दौरान उस बच्चे की देहांत हो गया, बच्चे ऑपरेशन टेबल में डेथ हो गया। तब वो माँ जब अपने बच्चे की डेड बॉडी को हाथ में लेके जा रहा, तब मैंने देखा कि उस माँ के आंसू में ना उम्मीद टूटता हुआ मैंने दिखा, और मुझे बहुत दुख लगा और मुझे बहुत ख़राब लगा। और मैंने सोचा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा नेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में बाकी स्टेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन हमारा अरुणाचल इतना पिछड़ा हुआ क्यों? आज तक ब्लड देने को हमारे सेंस नहीं है कि हमको ब्लड डोनेट करना है। तब मैंने डिसाइड किया कि यार कुछ भी हो जाए, हमारे अरुणाचल में लोग ब्लड की कमी के कारण से नहीं मरेगा। मुझे नहीं पता कि उस समय ये डिसीजन देना मेरा सही था गलत था, मुझे नहीं पता। मैंने शायद इमोशनली दिया या मैंने बहुत गुस्से में आके दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दिया कि कुछ तो मतलब करना है। तब मैंने अपने सर को मैंने कॉल की, मैंने मेजर जनरल जीदी बख्शी से बात किया। उसने बोला बेटा आप एक इंसान 2 काम को लेके नहीं जा सकता, आप चॉइस करो, योर कैरियर एंड योर वर्क, हमको डिसाइड करो। मैंने बोला कि सर हर कोई अपना कैरियर बनाता है, हर कोई अफसर बनता है, पैसा कमाता है, घर बनाता है, ऐसा हम अकेला अगर सेक्रीफाइस करने से क्या फ़र्क पड़ जाता है लोगों को? ऐसा अगर मेरी सेक्रीफाइस करने से अगर लोगों की ज़िंदगी बच सकता है, हमारे अरुणाचल में लोगों की चेहरे में एक स्माइल आ सकता है, एक खुशी की वजह अगर हम बन सकते हैं, तो सर मैं बनूंगा। तब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी को मैंने सेक्रीफाइस किया। तो मैं आज समझता हूँ वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ी सेक्रीफाइस था, मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ इस बात को। फिर मैंने छोड़ा, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे बहुत बड़े बड़े पहाड़ को मुझे पेश करना होगा, मतलब मुझे नहीं पता था कि सिस्टम कैसा है। बस इमोशनली सिस्टम में कूद गया, और मैंने जब कूदा और मैंने जब ब्लड डोनेशंस का शुरुआत की, और मैंने जब देखा कि अरुणाचल में एक ब्लड बैंक नहीं है, तब मैंने अपने तरीक़ा से मैंने पूछताछ जारी किया। तो पता चला अरुणाचल में कितना लोगों का डेथ हुआ ब्लड क्राइसिस की वजह से। एक्सीडेंट में ओवर ब्लीडिंग हो गया, मर गया। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में माँ बच्चा को जन्म दिया, ओवर ब्लीडिंग में माँ और बच्चा मर गया। कैंसर पेशेंट को ड्यूरिंग कीमोथेरेपी के समय को ब्लड कमी था, कैंसर पेशेंट मर गया। ऐसे ऑल ड्यू टू ब्लड। यस। तो इतने सारे लोगों का डेथ हो गया ब्लड क्राइसिस की वजह से। तब मैंने सोचा कि यार अब तो मुझे करना ही है। तब जाके मैंने शुरुआत किया। तब भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं एनजीओ करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ मुझे लगा कि काम करना है, बस करता गया। तब पहले मैंने युवा शक्ति करके शुरुआत किया। फिर बाद में मेरे पास, मैं खुद बीकेबी से मैं पढ़ा हूँ, एक्स बीके मतलब एलुमनाई है, तो एक स्वामी विवेकानंद का थॉट्स रहता है। फिर सोचा कि चलो क्यों ना, मेरा कुछ फ्रेंड मेरे साथ आया एक्स बीकेबीएन, फिर हम लोग ने अरुणाचल विवेकानंद युवा शक्ति शुरू किया। सर जैसे कि आपने कहा कि आपने एनडीए एग्ज़ाम क्रैक किया, जी। सो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु माइट बी वाचिंग, हु माइट वांट टू परस्यू टू मींस वो उस लाइन में परस्यू करना चाहते हैं, तो आप कुछ बताना चाहेगा कि एक्सपीरियंस कैसे, लाइक हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मेरे लिए तो ये मेरे लिए भी है, और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको सच में करने का जो इंटरेस्ट होता है ना, जो डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है ना, तो आप कर पाओगे। ऐसा बहुत लोग समझते हैं कि एनडीए बहुत टफ है, या मेडिकल बहुत टफ है, या इंजीनियरिंग बहुत टफ है। जिस दिन आप वो टफ को दिमाग में लगा लेते हैं ना, फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। जब आप समझते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली करोगे। तो मैं तो सबको यही डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि आप बस मन में बना के रखें, और ये बिता के रखें कि मुझे करना है। वो कहते हैं ना, हमारे लोकल में एक एग्जांपल है, ऐसे मुझे मेरे माँ बताता था, अगर आपके घर में सुअर नहीं है ना, फिर भी सुअर का घर बना के रखो, सुअर खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब होनी चाहिए। तो आप बना के रखिए कि मैं एनडीए करूँगा। और मैं तो चाहूँगा कि सब हमारे अरुणाचल के बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग को छोड़ के डिफेंस में भी आना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर सिर्फ ये 2 को ही हम फॉलो करते हैं। तो हमारे लोग डिफेंस में आना चाहिए उस दौरान। जी, इनफैक्ट आपने पहले बताया था कि वो जो कि हमारे स्टेट में 1998 से जो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, वो डिफंग हो चुका था। तो आपने रिसेंटली 2017 को किया, मीन्स उसको स्टार्ट किया, तो उसका क्या कहानी रहा है?
एक्चुअली क्या है ना, जो हमारे भारत सरकार, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल का गठन किया। तो ये ना ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल का एक रोल रहता है कि इनके माध्यम से ब्लड ट्रांसफ्यूशन होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, जिसमें कोई काला बाजारी नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट के गाइडेंस के अंदर होना चाहिए, अंतर्गत होना चाहिए। जब नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल का गठन किया और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल ने पूरे भारत में सारी स्टेट में एक स्टेट काउंसिल शुरू किया। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में 1998 को गठन किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। तो दुख की बात है कि 1998 से हमारे अरुणाचल में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल डिपंग पड़ा रहा। इसके ऊपर में किसी ने नहीं सोचा, इसके ऊपर में किसी ने काम नहीं किया। तो 98 से वो डिपंग रहने की वजह से हमारे, जो मैंने शुरुआत में बताया, जो ब्लड का प्रॉब्लम हुआ, क्राइसिस हुआ, ब्लड बैंक नहीं बना, तो एक बड़ा वजह ये था कि हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल डिफंक होने के कारण से। उसको रिवाइव करने के लिए आसानी था कि कुछ करना पड़ा आपको? नहीं, बहुत तकलीफ था, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था कि ब्लड काउंसिल भी है करके। जैसे जैसे मैंने 2008 को शुरू किया, बाद में 9, 10, 11, 12, मुझे 14, 15 को पता चला कि हमारे जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल है, वैसे ही उसका एक ब्रांच स्टेट में भी काउंसिल रहता है। तो वो काउंसिल के माध्यम से ही स्टेट में सारा ब्लड डोनेशंस होना है। तब मुझे 2014-15 को ही पता चला। तब मैंने जब उसके ऊपर मैंने स्टडी की, मैंने बातचीत किया, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ में 98 से डिफंक पड़ा हुआ है। तो मैंने बहुत लोगों को कोशिश की, मैंने सरकार से भी बात करने का मैंने कोशिश की, लेकिन कहीं से भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब मुझे आइडिया आया कि हम PIL फाइल कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने हाई कोर्ट में मैंने PIL फाइल किया इसके ऊपर में कि हमारे बाकी स्टेट में स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल है, लेकिन हमारे ही स्टेट में काउंसिल क्यों नहीं है। तब मैंने PIL फाइल किया। तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थे। तो बाद में गवर्नमेंट की लॉयर भी अपॉइंट हुआ, और मैं आज बोल सकता हूँ कि जो PIL सबसे मतलब जल्दी अगर डिसीजन दिया है तो मेरे इस PIL में दिया। क्योंकि जब मैंने PIL फाइल किया तो मैं आज भी उसका नाम लेता हूँ, जो हमारे एडवोकेट है डेकी पांगिंग, मैं उनको भैया करके बुलाता हूँ, भैया सीनियर एडवोकेट है। उसने बोला कि तू इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उससे फी चार्ज नहीं करेंगे। तो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट में उसने हाँ किया। और बाद में ये इतना लाइफ सेविंग वाला चीज़ था कि बाद में जो गवर्नमेंट लॉयर है वो भी मेरे सपोर्ट में हो गया। अरे ये तो इतना अच्छा चीज़ है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन में, फिर हमारा ही राज्य सरकार इसमें क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। तब बाद में गवर्नमेंट लॉयर भी मेरे साथ हो गया। जज ने विदिन 6 मंथ में डिसाइड किया और मेरे सपोर्ट में उसने वो रिजल्ट डिक्लेयर किया और उसने जजमेंट दिया। फिर बाद में 2017 को स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल का गठन हुआ। आज स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत में है, नाहरलगन पे उसके ऑफिस है। तो आज इसके अंतर्गत अभी ब्लड बैंक्स और सारे ब्लड डोनेशंस आज चलता है जी। सो सर का बात को सुन के हम कंटिन्यू सुनते रहने मन करते हैं। सो आपको बात कुछ को गुज़बम्स निकल गया। तो एनीवे सर, जैसे कि सर एक सोशल वर्कर है जो ही सिर्फ ब्लड का रिगार्डिंग सर जो काम नहीं करता है, वो बहुत सारा जैसे कि ऑर्फनेज को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देना, डोर टू डोर मेडिसिन पहुंचाना। सर आप उसका बारे आप खुद थोड़ा बता दीजिए ऑडियंस के। हाँ, एक्चुअली जब मैंने ब्लड डोनेशंस को लेके मैंने शुरुआत किया और धीरे धीरे मैंने करता गया, तो मैंने सोसाइटी का, समाज का चैलेंजेस मैंने देखा कि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिसको उसके बेनिफिट्स मिल नहीं रहे, उनको उनकी राइट्स नहीं मिल रहे। अक्सर हम लोग राइट्स की बात करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम लोग ग्रास रूट में जाते हैं ना, हम इंटीरियर में जाते हैं, जब आम लोगों के बीच रहते हैं ना, तो देखने को मिलता है कि वो राइट्स मिल नहीं रहा है जितना हम लोग पेपर में पढ़ने को मिलता है, हम लोग सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है। तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तब मैंने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हमारे जो भी समाज में जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं या जो ऑर्पन बच्चे हैं, उनको एजुकेशंस मिलना चाहिए। आज आप देख सकते हैं, सब जानते हैं, आज एजुकेशन को भी बिजनेस बना दिया। जिसके पास पैसे है वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और जिसके पास बच्चे पैसे नहीं है वो हमारे सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल का हालत सबको पता है। और मैंने डिसाइड किया कि हमारे जो ऐसे बच्चे को, समाज के बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, शिक्षा से चरित्र बनता है, मतलब आपका एजुकेशन कैरेक्टर बनाना चाहिए। तो मेरे लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को अगर हमारे बच्चे समाज में अगर वो गलत ट्रैक पकड़ते हैं, वो क्राइम करते हैं, वो ड्रग्स की ओर जाते हैं, तो ये एजुकेशन की कमी की वजह से। तो अगर हम उनको प्रॉपर एजुकेशन देंगे, उनके कैरेक्टर डेवलप करेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज में किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होगा, कोई ड्रग्स की ओर नहीं जाएंगे, लोग अपने समाज के लिए, अपने नेशन के लिए सोचेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 2016 से एजुकेशनली बच्चे को अडॉप्ट करना मैंने शुरू किया। और मेरे लिए इसमें मुझे बहुत, मैं खुशी से बता सकता हूँ कि विवेकानंद केंद्र विद्यालय
और विवेकानंद केंद्र मुझे इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट किया। और आज विवेकानंद केंद्र में जो भी बच्चे ऑर्फन बच्चे लाता हूँ या गरीब बच्चे लाता हूँ, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन फ्री, हॉस्टल में रहना फ्री, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको देते हैं। आज बहुत सारे बच्चे आज वीकेवी में पढ़ रहे हैं, और फिलहाल अभी भी कर रहे हैं, फिलहाल अभी भी कर रहे हैं, और फिलहाल अभी भी बहुत सारे बच्चे वीकेवी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में यही बच्चे समाज को रिप्रेजेंट करेंगे और समाज के लिए करेंगे। सो इंस्पायरिंग। सो सर, जो चिंपू में जो एक ब्यूरल ग्राउंड है, जो क्रिमिनेशन ऑफ ब्यूरल ग्राउंड, उसको भी डिफंग हो गया था, आपने रिवाइव किया, सो उसका कहानी भी आप कुछ? हाँ, एक्चुअली जब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ब्लड डोनेशंस का काम किया तो मुझे अक्सर हॉस्पिटल जाना होता है। तो मैंने 2013 से मैंने देखा कि मतलब 2015 से बहुत सारा अनक्लेम डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल में पड़ा रहता है और उसके ऊपर में कोई काम नहीं करता है। तो मैंने 2015 से मैंने अनक्लेम डेड बॉडीज़ को मैंने क्रिमेट और बरियल करना शुरू किया। तब मैं उसको आसाम लालुक लेके जाता था, और जब मैं लालुक लेके जाता तो मेरे लिए ये भी एक चैलेंजेस होता था कि अभी जब आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगा तो आपको टाटा मोबाइल लेना होता है, उसकी अपनी रेट है, लकड़ी खरीदना होता है, तो मेरे लिए वो काफ़ी दूर पड़ता था। लेकिन मैंने डेड बॉडी बहुत अक्सर हर महीने में 3 से 4 डेड बॉडी लेके जाता था। तो जो लालुक का जो शमशान घाट का कमिटी है वो मेरे से अच्छा जान पहचान हो गया। तब मेरे से वो चार्ज नहीं लेता, मेरे लिए फ्री ऑफ कोर्स वो करवा देता। तब बाद में जाके मुझे पता चला कि हमारे अरुणाचल में भी, चिंपू में भी शमशान घाट है। तो मैंने सोचा कि अपने ही जगह में है तो मुझे लालुक क्यों जाना है। तब मैंने डेड बॉडी लेके जब मैंने चिंपू गया तो जब उनकी जो हालात देखा ना, बहुत बुरा हालात था। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वॉल नहीं है, कोई गेट नहीं है। आप देखेंगे जब हम क्रिमेट करते हैं ना, क्रिमेशंस के ऊपर में कोई छत नहीं है। जब हम ड्यूरिंग क्रिमेशन जब बॉडी जला रहा होता है, जब मौसम खराब के समय में, अभी जैसे जून जुलाई में इतनी जोर से बरसात होते हैं ना, कभी कभी लकड़ी बुझ जाते हैं, उस दौरान डेड बॉडी आधा जला हुआ रहता है, तो वो बहुत हॉरिबल पिक्चर्स रहता है, अच्छा नहीं रहता देखने को। तो ये चीज़ भी मुझे देखने को मिला। और जब मैं डेड बॉडी को जब दफनाता हूँ, दफनाने के लिए जब मैं मिट्टी खोदता हूँ, अंदर में ऑलरेडी डेड बॉडी होता है, तो बहुत बार मजबूरन मुझे एक डेड बॉडी के ऊपर दूसरा डेड बॉडी को मुझे रखना होता था। और कई बार वॉल नहीं होने के कारण, गेट और सिक्योरिटी नहीं होने के कारण से बहुत बार क्या होता था कि लोग डेड बॉडी को दफना के जाते हैं, टिक तक से नहीं करेंगे तो सुअर आते हैं, जंगली जानवर आएंगे, कवर को कोटने लगते हैं और डेड बॉडी को बाहर निकाल के चीर पार देते हैं। तो वो पिक्चर्स इतना हॉरिबल होता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आम इंसान के लिए ऐसे बॉडीज़ को देखना ना आसान नहीं है। फिर भी मैंने अपने इन दोनों हाथों से मैंने उस जितने भी चीर पारा हुआ बॉडीज़ को मैंने कलेक्ट किया, फिर से मैंने रीबरियल किया। तो वो सबको देखते हुए मैंने बहुत गुजारिश रखा और बहुत लोगों को मैंने अपील किया। फिर मैंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से मैंने एक बार अपील किया कि ये शमशान घाट को साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, लोगों को सपोर्ट कीजिए। तो धीरे धीरे लोगों की सपोर्ट मिला, प्यार मिला, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस को, हमारी सरकार को भी लगा कि ये कितनी ज़रूरत है। तो अभी काफ़ी हद तक बदलाव लाया है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी रहा कि एटलीस्ट हमारे यहाँ में इलेक्ट्रिक से जो क्रिमेट करने वाला अगर वो इंस्टॉल होता है तो बहुत अच्छा है। तो अभी देखते हैं आने वाले समय में वो अगर होते हैं तो हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आपने बताया कि क्या उसको जब आप रिवाइव कर रहा था, लाइक कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको आप किसी ने स्पॉन्सर किया या तो आप खुद ने किया कुछ? नहीं, इसमें किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। जब मैंने अपनी अपील रखा तो कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक गया। मुझे बाद में पता चला कि वो यूडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत उनको बनाने के लिए मतलब काफ़ी पैसा उनको सैंक्शन किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको उस हिसाब से बनाया नहीं गया। बाद में दोबारा शायद सैंक्शन किया है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, क्योंकि अंदर तक का मुझे कवर दिया गया नहीं था। बस मैं चाहता था कि बस शमशान घाट प्रॉपरली बने, क्योंकि ये शमशान घाट जो है ना हम सबकी प्रॉपर्टी है। आज किसी और को जला रहे, दफना रहे, कल मेरी भी टर्न आएगा, मुझे भी दफनाया जाएगा या मेरे रिलेटिव्स को जलाया जाएगा। तो वो शमशान घाट है ना, वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। स्पेशली कोविड के समय में, सेकेंड वेव में कितने लोगों की डेथ हुआ। वो शमशान घाट अगर नहीं होता ना, बहुत लोगों को दिक्कत होता है, बहुत लोगों को वहाँ जलाया गया, दफनाया गया। तो ये हमारे अपने हम सब की ये प्रॉपर्टी है। तब बाद में सरकार को बोला तो फिर सरकार ने बाद में फिर से डिपार्टमेंट के थ्रू फिर से उसने सैंक्शन किया गया। फिर कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर काम की और काफ़ी हद तक अच्छे काम किए इसके ऊपर में। तो आज वो जो मैंने बता रहा था कि जो जहाँ हम जलाते हैं उसके ऊपर छत बना हुआ है, तो अभी आग जलाने से दिक्कत नहीं होता बरसात में भी। और अभी शमशान घाट में हर तरफ में सोलर लाइट है, लाइट वहाँ रहता है तो दिक्कत नहीं होता। तो अभी काफ़ी हद तक बदलाव है, लेकिन बदलाव होना आज भी बाकी है। यस, जैसे कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिक वाला, तो आई जस्ट विश एंड होप कि गवर्नमेंट कोई सुनेगा, दे विल हेल्प, दे विल कुछ स्टेप लेगा। तो सर, जो हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत सारा अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ होता है, तो सर आप उसको जो क्रीमेशन है आप करते हो उसको अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ को, सो उसका कैसे रहा? अब तक आपने कितना किया और डेड बॉडीज़ कहाँ मिलता है, कौन अप्रोच करता है आपको?
जी एक्चुअली मैंने इसका शुरुआत तो मैंने 2016 से मैंने किया। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि कोई भी चीज़ मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं ये करूँगा करके, लेकिन जैसा जैसा मेरे लिए काम मिलता गया और मुझे लगा कि ये भी करना चाहिए, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं करूँगा। मुझे फर्स्ट केस मुझे मिला था जब रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में मैं सेक्रेटरी महाराज के साथ बैठा हुआ था। तो एक टीम आया, कुछ टीम आने के बाद बोला कि उनकी बस्ती का एक छोटी सी बच्ची लगभग 11 साल का, उसकी डेथ हो गई। तो स्वामी जी को अप्रोच कर रहा था कि आपके यहाँ कोई मशीन से जलाने का कुछ है क्या। तो स्वामी जी बोला कि नहीं। तो बोला कि दफनाने का जगह है क्या। तो भी स्वामी जी ने रिप्लाई किया कि नहीं। तो स्वामी जी बोला कि अरे आप लोग, आपका ही बच्चा है, आपका ही ट्राइबल बच्चा है, तो आप लोग क्यों उसको जलाने का ये सब बात कर रहा है ऐसा। तो उन लोग ने बहुत बोला। तो स्वामी जी बता रहे थे कि उनकी हिंदू धर्म में ऐसे माना जाता है कि अंतिम संस्कार करना बहुत पुण्य वाला काम होता है ना, तो आप लोग करो ना। तो उन लोग ने किया नहीं। उन लोग ने उसी जगह में तो बोला, स्वामी जी को रिप्लाई किया कि ठीक है वो बच्चा को हम लोग हॉस्पिटल में पैकेज चला जाएगा, बॉडी आप लोग। तब हमको भी बहुत गुस्सा आया। तब मैंने बोला कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग, कि अगर आपका ही खुद का कोख से निकला हुआ बच्चा होता, अगर आपका ही बेटी होता तो क्या आप उसको फेंकने का बात करता है, जलाने का बात करता है? कभी नहीं करता है ना। शायद वो आपका कोई दूर का रिश्तेदार का बच्चा होगा, इसलिए आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं। तो उन लोग ने मेरे साथ भी बहुत तू में की। और जब मैंने वो बॉडी को देखने के लिए मॉर्चरी गया तो उनको पूरी प्लास्टिक में लपेटा हुआ था। और जैसे मैंने प्लास्टिक को ओपन किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस बच्चे की आंख जो है ना बंद नहीं थे और नोज ब्लीडिंग हुआ। और उसकी जो दोनों की मुट्ठी है ना इतनी टाइट बंद थी कि मैंने ट्राई किया खोलने को, नहीं खोला। तब मैंने फील किया कि कितनी पेनफुल डेथ हुआ होगा, कितनी तड़पा होगा ये ना। तो मुझे बाद में नर्सेस बता रहे थे कि इनको एडमिट करा के कोई रिलेटिव्स कोई भी आके देखा नहीं। तो बच्चा रात भर पानी प्यास से चिल्लाया अपना। तो बेचारा बच्चा को एक पानी का बूंद भी नसीब नहीं हुआ। वो एक पानी का बूंद को तरसते तरसते गुजर गया। तब मैंने उस बच्चे को लेके मैंने ही उनका बरियल किया, मैंने उसको दफनाया। तब मैंने डिसाइड किया कि ऐसे कितने लोग होता होगा जो अनक्लेम डेड बॉडीज़ होता है, जो लाया लेकिन मर गया छोड़ के जाता, और ऐसे कितने होता होगा। तब मैंने 2016 से मैंने डिसाइड किया। और जब उसके बाद फर्स्ट उस 11 साल का ही बच्चा था, अपना ही ट्राइबल बच्चा था। तो तब मैंने शुरुआत की। अभी तक लगभग मैंने 87 डेड बॉडीज़ मैंने क्रिमेट किया। और इनफैक्ट अभी और एक है डेड बॉडी हॉस्पिटल पे है। तो मैं अभी प्रोग्राम के बाद में जाऊंगा, फिर उसका क्रिमेशंस भी मैं देखूंगा। और ये क्रिमेशंस करना अपने आप में बहुत चैलेंजेस रहता है, क्योंकि एक तो आपकी जान पहचान की नहीं, आपके रिलेटिव्स की भी नहीं, और हमको ये नहीं पता कि वो किस सर्कमस्टेंसेस में उसका डेथ हुआ है, किस कारण से हुआ है। क्योंकि हमारे लोकल बहुत मानते हैं ना कि मर्डर को नहीं चुना है, सुसाइड वाला को टच नहीं करना है, एक्सीडेंट वाला को टच नहीं, ये बहुत सारा तैबी और बहुत सारा मेंटालिटी रहता है। तो जाने अनजाने में मेरे से मैं बहुत लोगों को, ऐसे लोगों को टच करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो अभी भी मुझे वो नहीं पता कि वो किस कारण से उसकी डेथ हुआ। मैं इतना समझता हूँ कि बस वो भी किसी का एक बेटा रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा, किसी का पति रहा होगा, कोई ना कोई कम्युनिटी का एक हिस्सा रहा होगा। तो उनकी भी पूरी हक है अंतिम संस्कार, चाहे उसको आप बरियल करो, दफनाओ, चाहे उनको आप क्रिमेट करो, जलाओ, उनकी पूरी अधिकार है। उसके अधिकार को हम लोगों को देनी चाहिए। तो आज वो करेंगे तो आज 88 हो जाएंगे, 87 कंप्लीट था, 88 आज क्रिमेशंस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर वर्क। थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो बिफोर गोइंग, हमारे पास कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ लव तो आपको देना चाहते हैं। ओह थैंक यू सो मच। सर का इतना काम है, लाइक हिज वर्क ख़त्म नहीं होगा जी। जितना बात करेंगे ख़त्म ही नहीं होगा। हिज वर्क 2018 से सोचिए आप लोग, 2018 से अभी 2022 तक, 2008 या 8 से लेके 22 तक, इट्स बीन 13 years ही हैव बीन वर्किंग सोशल वर्क। बहुत काम है जिसको अभी हम लोग शेयर नहीं कर पाए, बट सर ने अभी आपके साथ बैठ के मैंने लाइक आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर वर्क्स। बहुत कुछ आप जानने मिला, यहाँ पे हंसा आपके साथ, अभी यहाँ पे आपके साथ। दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड जहाँ पे मेरा आंसू निकला बात सुन के। सो सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस एपिसोड विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट ओनली इन आवर अरुणाचल, जो यहाँ पे होल नॉर्थ ईस्ट जो भी देखते हैं ये एपिसोड, बहुत को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू दिल से सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आज का जो एपिसोड है सो यहीं पे रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आज का जो एपिसोड है यहीं पे रखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड पे। जय हिंद, लव यू ऑल।